नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में जो आज आपको मैं कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी एक तांत्रिक की है। एक ऐसा तांत्रिक जो बच्चे देने के लिए यानी कि कह लें कि बच्चा पैदा करने के लिए आजकल के दौर में जो चल रहा है कि जो पति-पत्नी है शादी के कई साल बीत जाते हैं यानी कि 1-2 साल भी अगर बीत जाए तो घर वालों के का इतना प्रेशर होता है कि लोग जल्द से जल्द बच्चा पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई सफल नहीं होता है तो वो तमाम जगहों पे जाते हैं और डॉक्टरी के रास्ते रास्ते देखते हैं या तो फिर किसी तांत्रिक के झांसे में आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ वाकया है, ये बिहार की कहानी है। जो एक परिवार है वो एक तांत्रिक के झांसे में कैसे फँसता है। चलिए आज की पूरी कहानी जानते हैं। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तक ये वीडियो को शेयर करिएगा। दरअसल जो आज की मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, ये कहानी बिहार का एक ज़िला लगता है समस्तीपुर और इसी समस्तीपुर का एक गाँव लगता है बिश्नोईपुर गाँव। और इसी बिश्नोईपुर गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम विशाल होता है। विशाल जिसकी उम्र लगभग 28 साल है और उसकी पत्नी रेनू, रेनू जिसकी उम्र लगभग 24 साल के करीब है। रेनू दिखने में बेहद खूबसूरत थी। परिवार में खुशियाँ आ गई थी जब से रेनू उसके घर में आए थे यानी विशाल के। परिवार हँसी-खुशी चल रहा था। परिवार में और भी सदस्य थे यानी कि माता थी, पिता थे, बाकी ये बेटा और बहू, ये 4 लोगों का परिवार हँसता-खेलता था। सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन कब किसकी खुशियों पर किसकी नज़र लग जाए, ये कोई नहीं जानता। समय बीत रहा था, शादी के लगभग 4 साल गुज़र जाते हैं और 4 साल गुज़रने के बाद भी विशाल को कोई भी संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। जब संतान सुख प्राप्त नहीं होता है तो फिर जो उसकी लड़के की माँ है, वो उससे कह रही है कि आखिर बात क्या है कि अभी तक तुम्हारा कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ? गाँव के लोग अलग ताने मार रहे हैं, पत्नी को अलग ताने मारे जा रहे हैं। अब इन तमाम तानों से तंग आकर जो विशाल है, वो सोचता है कि डॉक्टर का सहारा लिया जाए। पहुँचता है डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर की सलाह ली जाती है, लेकिन डॉक्टर सब कुछ नॉर्मल बताता है। वो कहता है कि बहुत जल्द होगा, लेकिन समय बीतता रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। अब समय ऐसे ही निकल रहा था, तब तक जो रेनू थी, उसकी एक गाँव की एक बगल की यानी जिसको भौजाई कहेंगे, वो थी। उससे उसका जब संपर्क होता है, तो वो अपने दिल की बातें उससे शेयर करती है और सारी बातें उसे बताती है। जो वो औरत रहती है जिसका नाम प्रियंका रहता है, प्रियंका कहती है कि मैं एक ऐसे बाबा को जानती हूँ, एक ऐसे तांत्रिक को जानती हूँ, जो गारंटी के साथ बच्चे देने की बात करता है। यानी 100% वो गारंटी लेता है कि बच्चे पैदा हो ही जाएँगे। जब ये बातें रेनू सुनती है तो फिर वो अपने घर आती है और अपने पति विशाल से सारी बातें बताती है कि ऐसी-ऐसी बात है। जो प्रियंका भाभी हैं वो बताई हैं कि एक तांत्रिक है, वो मिलवाने के लिए भी बोल रही हैं। तो वो कहता है कि विशाल की ठीक है, डॉक्टर का सहारा ले लिया गया, सारी जितनी जितनी तरीके से हम कोशिश कर सकते थे, कर लिए। अब एक ही ये सहारा बचा है, ये तांत्रिक वाला, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। अब जो प्रियंका है, वो रेनू और विशाल के साथ हो लेती है और उस तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक गाँव से बाहर एक जंगल लगता है, उसी जंगल के पास रहता था। और ये जब तीनों वहाँ पहुँचते हैं, तो फिर जो तांत्रिक है, वो देखता है, झाड़-फूँक करता है और फिर झाड़-फूँक करने के बाद उन सबों से कहता है कि ठीक है, बहुत जल्द सफलता मिल जाएगी तुम लोगों को। जब ये बात वो कहता है, तो ये उन लोगों के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण था वो बाबा। अब सब कुछ नॉर्मल तरीके से होने लगा। ये विशाल और रेनू, प्रियंका तीनों अपने घर आते हैं और समय गुज़रता है, लगभग जब 6 महीने का दिन गुज़र जाता है, फिर से वो उस बाबा के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो जो बाबा है, वो फिर अपने तरीके से झाड़-फूँक करता है और तमाम प्रक्रिया करने के बाद फिर वो कहता है कि तुम लोग जिस घर में रह रहे हो, उसी घर में समस्या है। उसी घर में से एक समस्या ऐसी है कि इसी वजह से तुम लोग जो हो
बिना औलाद के हो। जब ये बात रेनू सुनती है तो फिर औरतों को आप लोग जानते ही हैं, छोटे दिल की होती हैं, जल्दी किसी बात को लेकर के दुखी हो जाती हैं। बाबा कहता है कि एक काम करो कि उस घर को छोड़ दो और किसी भी भले ही किराए के मकान में जाकर रहो, चाहे जहाँ मन करे रहो, लेकिन उस घर में मत रहो। उस घर में रहोगे जब तक तब तक संतान की प्राप्ति नहीं होगी। अब जब ये बातें विशाल सुनता है, रेनू सुनती है, तो फिर वो अपने घर आते हैं, अपने माता-पिता को लेते हैं और उस घर को छोड़ कर के चले जाते हैं। एक किराए का मकान लेते हैं और उसी मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। समय बीतता रहता है फिर, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाता है। अब जो विशाल है, रेनू है, फिर उसी बाबा के पास पहुँचते हैं। जो बाबा है वो कहता है कि ठीक है। अब जो बाबा है वो कहता है कि मैं अपने गुरु से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ, वहाँ से सफलता मिल जाएगी क्योंकि मेरी उनसे बात हुई है। वो कहे हैं कि उस लड़की पे बहुत भारी बाधा बाधा है। अगर उससे तुम वहाँ पे चलोगी तो फिर तुम वह जल्द ही तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और जाने की बात भी कर रहा था, तो वो दिल्ली जाने के लिए बात कर रहा था, यानी कि सीधे बिहार से दिल्ली का जो रास्ता है वो लगभग बहुत ज़्यादा दूरी है। तो जो विशाल है वो कहता है कि एक काम करो कि मैं तो काम के सिलसिले में व्यस्त रहूँगा, मैं तो जा नहीं पाऊँगा। धीरे-धीरे उन लोगों को उस बाबा पे यकीन हो गया था और जो वो कहते हैं कि तुम बाबा के साथ ही चली जाओ, देखो तुम्हारी प्रियंका भाभी अगर जाने के लिए तैयार है तो उनके साथ चली जाना, अगर वो नहीं तैयार है तो फिर अकेले तुम्हें जाना होगा। तो वो कहती है कि ठीक है। फिर वो बाबा के साथ हो लेती है और बाबा उसे लेकर के दिल्ली पहुँचता है। दिल्ली पहुँचता है, फिर वहाँ पर एक होटल लेता है और उसी होटल में दोनों रुकते हैं। दोनों जब उस होटल में रुकते हैं तो जो बाबा है, उसकी नज़र तो पहले से ही उस रेनू पर थी, लेकिन गाँव में तो वो कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि करता तो ज़ाहिर-सी बात है समस्या खड़ी हो जाती है। जब दिल्ली पहुँचता है लेकर के उस कमरे में, तो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसके साथ रेप करता है। रेप करने के बाद उस पूरी रात यानी 24 घंटे तक उसी होटल में रहता है और उसके साथ अनेकों बार संबंध बनाता है। फिर वहाँ से उस लड़की को लेता है साथ में अपने और फिर वहाँ से सीधा मुंबई के लिए निकलता है। जब मुंबई पहुँचता है, तो मुंबई में भी पहुँच कर के वो एक फिर होटल लेता है और होटल लेने के बाद फिर वहाँ पर अनेकों बार उसके साथ संबंध बनाता है और वहाँ पर लगभग वो 4 दिन रहता है। यानी कि मोटा-मोटी कह लें तो 4 दिन उधर और 2 दिन दिल्ली में और इधर आने-जाने का जो समय है, यानी कि लगभग जब वो घर से निकली थी तो लगभग 6 दिन हो गए थे और 6 दिन होने के बाद जब कोई अता-पता नहीं चल रहा है, बाबा का भी नंबर ऑफ आ रहा है, रेनू से कॉन्टैक्ट कोई हो नहीं पा रहा है, इधर पति जो है विशाल वो परेशान है। जब परेशान है तो फिर वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस के पास जा कर के वो रिपोर्ट लिखवाता है उसकी गुमशुदगी की। जो बातें होती है सारी बातें बताता है पुलिस को। पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती है और जब वो एफआईआर लिखवाता है तो सभी लोग हैरान थे, परेशान थे कि एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति कैसे एक बाबा के चक्कर में फँस गया। लेकिन आखिर पुलिस करे भी तो क्या करे? उनके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब वो उसकी खोजबीन जारी करते हैं, वक़्त गुज़र रहा है। जो बाबा है उसको रेनू को कभी एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जा रहा है, कभी दूसरे से तीसरे स्थान पर लेके जा रहा है। रेनू वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी कोशिश उसकी नाकाम है। एक दिन ऐसा हुआ लगभग ऐसा करते-करते जब 10 दिन से ऊपर समय गुज़र जाता है यानी 11वें दिन जो रेनू है, किसी तरह नज़र छुपा करके उस बाबा से उसको मौका मिलता है तो वहाँ से वो निकलने में कामयाब हो जाती है और निकल कर के सीधा अपने घर पहुँचती है। जब अपने घर पहुँचती है तो अपने पति से सारी बातें बताती है। एक-एक जो उसके साथ कारनामे हुए, सारी बातें उससे बताती है और बताने के बाद कहती है, जो विशाल है वो अपनी पत्नी रेणु के साथ होकर के पहुँचता है थाने में और थाने में जो बाबा द्वारा किए गए कृत्य को परत दर परत बताता है। जब बताता है, पुलिस सुनती है, तो फिर उस बाबा की तलाश जारी होती है। सीडीआर निकाली जाती है, लॉस्ट लोकेशन निकाली जाती है और बाबा को दिल्ली के उसी होटल से गिरफ्तार किया जाता है जहाँ पर ये पहले दिन गया था। ला करके उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर लिख करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उसके मुकदमे की जो प्रक्रिया है वो
चल रही है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। एक पढ़ा लिखा इंसान इस प्रकार का जाहिलपना कर सकता है, बाबाओं के चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि ये बाबा होते ही वैसे हैं। तो कहानी कैसी थी जरूर बताइएगा। ये बिहार की एक सच्ची घटना थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि आजकल जो समाज है, समाज में ये बुराइयां, ये कुरीतियां बहुत ज्यादा कूट कूट करके भरी हुई है। कहानी कैसी थी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।